नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह एडम वैलेरियन की लॉयल्टी के ऊपर ब्लैक काउंसिल के अंदर उंगलियां उठाई जा रही थी। इसके अलावा डेमन और नेटल्स के बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, लेकिन वो मशरूम द फेंको आदमी ने इन दोनों को बदनाम कर रखा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे बाद में ब्लैक काउंसिल ने एडम वैलेरियन का क्या किया और उसके अलावा किंग्स लैंडिंग के अंदर क्या चल रहा था। तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल सीजन 4 के स्पॉयलर्स के साथ में। अब दरबार लगा हुआ था और क्वीन रनीरा अपने आयरन थ्रोन के ऊपर बैठी हुई थी। सारे ब्लैक काउंसिल के मेंबर्स आपस में इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि नेटल्स और एडम वैलेरियन सच में लॉयल है या फिर नहीं है। लॉर्ड केल्थिगार्ड जो कि मास्टर ऑफ कॉइन होते हैं वो कहते हैं बास्टर्ड्स तो जन्म से ही गद्दार होते हैं। जिस तरह एक नॉर्मल आदमी के अंदर जन्म के साथ में लॉयल्टी आती है, वैसे इन बास्टर्ड के अंदर जन्म के साथ में गद्दारी आती है। अब रेनीरा के जो नए ड्रैगन राइडर्स बने होते हैं वो ड्रैगन सीड्स होते हैं, यानी कि बास्टर्ड ही होते हैं। लेकिन उन 4 में से 2 ने तो धोखा दे दिया, तो बाकी 2 भी आराम से दे सकते हैं। फिर लॉर्ड केल्थिगार्ड कहते हैं नेटल्स और एडम वैलेरियन को अभी के अभी पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने ड्रैगन लेके एनिमी से मिल जाए। दरबार के अंदर बहुत सारे लोग इस बात को फेवर करते हैं। लूथर लूजेंट जो कि गोल्ड क्लोक का कमांडर होता है वो भी इस चीज़ के लिए हाँ करता है। लूथर मार्गरेट जो कि क्वींस गार्ड का कमांडर होता है वो भी क्वीन रनीरा को यही सजेस्ट करता है कि उन दोनों को पकड़ लेना चाहिए। अब लॉर्ड ऑफ वाइट हार्बर तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है, तो वो अपनी सेना यहाँ पर भेजता नहीं है। फिलहाल उसने अपने दोनों बेटों को और उसकी जो भी सेना होती है उसको समुद्री मार्ग से कोलोस ब्लून की फ्लीट से भेजा होता है। तो उसके दोनों बेटे भी अभी यहाँ पे राज दरबार में होते हैं। एक होता है मैंड्रिक मैंड्रे और दूसरा होता है टोरेन मैंड्रे। टोरेन मैंड्रे कहता है हमें अभी के अभी इन दोनों ड्रैगन राइडर्स को पकड़ लेना चाहिए, वरना ये एक बार जो एनिमी की तरफ चले गए फिर तो हम पूरा का पूरा वॉर हार जाएंगे। पूरे राज दरबार में केवल 2 ही ऐसे लोग थे जो कि नेटल्स और एडम वैलेरियन की लॉयल्टी की तरफ बोले। वो थे, एक तो थे ग्रैंड मास्टर जेराड्रे और दूसरे थे लॉर्ड कोलोस ब्लून, हैंड ऑफ क्वीन। इन दोनों ने कहा जब तक हमारे पास में कोई पक्का प्रूफ नहीं आ जाता कि ये दोनों गद्दार है, तब तक हम इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, इनको जेल के अंदर नहीं डाल सकते। मास्टर जेराड्रे स्मॉल काउंसिल को कहते हैं बुद्धिमानी से काम लो, ऐसा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। लॉर्ड कोलोस ब्लून भी साफ मना कर देते हैं कि बिना किसी बात के इनको जेल के अंदर नहीं पकड़ के डाल सकते हैं। जब तक हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है तो हम इनको कैसे कोई सज़ा दे सकते हैं। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि एडम और एलन ट्रू वैलेरियन है और वही मेरे हेयर है ड्रिफ्ट मार्क के। इसके अलावा वो राज दरबार में लॉर्ड से कहते हैं नेटल्स जो कि आवारा टाइप रहती है और ख़राब बदसूरत लड़की है, लेकिन वो कितना ज़्यादा अच्छी लड़ी थी बैटल ऑफ गुलेट के अंदर और उसने हमारी कितनी हेल्प की थी। ऐसे बिना बात के हम उनको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते हैं। इस पर मास्टर ऑफ कॉइन लॉर्ड केल्थिगार्ड कहते हैं अच्छे तो वो दोनों गद्दार भी लड़े थे, लेकिन आज देखो वो ग्रीन्स की तरफ हो गए, तो तुम्हें क्यों नहीं लगता कि ये दोनों भी ग्रीन्स की तरफ जा सकते हैं। लॉर्ड कोलोस ब्लून बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन मास्टर जेराड्रे उनकी साइड लेकर और उन्हीं की तरफ बोल के उनको जैसे तैसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। हिस्ट्री के एक अकाउंट के अंदर लिख रखा है कि क्वीन रनीरा हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर देती थी और इस वजह से इसको कई बार धोखे मिल चुके हैं। एक और हिस्ट्री अकाउंट लिखता है विश्वासघात क्वीन रनीरा को अब ज़्यादा चौंका नहीं सकता। इन दोनों ड्रैगन राइडर्स की गद्दारी के बाद में क्वीन रनीरा हर उस बंदे से एक्सपेक्ट करने लग गई कि वो भी गद्दारी होगा जिससे वो कभी प्यार करती थी। अब तो धीरे धीरे उसका भरोसा सब लोगों के ऊपर से उठना शुरू हो गया कि पता नहीं कौन कब गद्दारी कर दे हुए। कुछ लोग कहते हैं ये सब वो आयरन थ्रोन करा रहा था क्योंकि ये उसके ऊपर बैठने के लायक नहीं थी। पर जो कुछ भी हो, क्वीन रनीरा को देख के आज कोई भी नहीं कह सकता कि ये किसी टाइम पर रिल्म डिलाइट थी जिसको सब लोग प्यार करते थे। फिर भी आयरन थ्रोन के ऊपर बैठी हुई क्वीन रनीरा ने सबकी बातें शांति से सुनी। उसने लॉर्ड कोलोस ब्लून और जेराड्रे का पक्ष भी सुना, जिसके अंदर एडम और नेटल्स लॉयल है और उनके विरोध के अंदर पूरा का पूरा राज दरबार था, जो कि सब लोग कह रहे थे इन दोनों को पकड़ के जेल के अंदर डाल देते हैं। लेकिन उसने जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं लिया। सबसे पहले उसने माइसीरिया को बुलाया। वह वेश्या जो डेमन टारगेरियन की फेवरेट थी और उसके सामने डांस करके दिखाती थी। कुछ लोग उसे मिस्ट्रेस ऑफ विस्पर्स भी कहते हैं, यानी कि गुप्तचर विभाग की मंत्री, लेकिन ये सिर्फ अफवाहों में ही है। उसके पास में स्मॉल काउंसिल में ऐसी कोई जगह ही नहीं होती है, पर फिर भी उसको सिटी का सब कुछ मालूम है। माइसीरिया जब राज दरबार में आती है तब उसने एक ब्लैक कलर का हुडी पहन रखा होता है, जिसके ऊपर ब्लैक वेलवेट का काम कर रखा होता है और थोड़ा सा रेड कलर की उसके ऊपर बॉर्डर्स बना रखे होते हैं। काफ़ी महंगा कपड़ा होता है ये, इतना महंगा कि किसी वेश्या के पास में तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। शायद डेमन ने या फिर किसी और व्यापारी ने इस पर खुश होकर उसको दिया होगा। वो थ्रोन चैम्बर के अंदर अपना सर उस ब्लैक कलर की हुडी के अंदर छिपा के आई थी। रनीरा के सामने आकर वो सबसे पहले योर ग्रेस कहती है और उसके बाद में अपनी शक्ल नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। क्वीन रनीरा माइसीरिया से पूछती है
तुम्हें तो सब पता रहता है, तो फिर बताओ एडम वलेरियन और नेटल्स क्या भरोसे के लायक है या फिर नहीं। माइसीरिया सर तो नीचे की तरफ ही झुका के रखती है, लेकिन आंखें ऊपर करके क्वीन रेनिरा से कहती है, यो ग्रेस, इन दोनों में से एक नेटल्स ने आपको अभी से धोखा देना शुरू कर दिया। वो आपके पति डेमन टारगेरियन के साथ में सोती है और देखना जल्द उसके पेट के अंदर एक बास्टर्ड होगा उनका। अब माइसीरिया ने तो ये वर्ड्स बड़े ही सॉफ्टली बोले थे, लेकिन क्वीन रेनिरा के अंदर इन वर्ड्स ने आग पैदा कर दी। माइसीरिया की ये बात सुनते क्वीन रेनिरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सर लूथर लुजेंट को कमांड करती है, अपने 20 गोल्ड क्लॉक्स अपने साथ में लेके जाओ और ड्रैगन पिट में जाकर एडम वलेरियन को कैप्चर कर लो। एडम वलेरियन को कैद करने के बाद में उससे शार्पली क्वेश्चन करो कि क्या वो सच में ग्रीन से मिला हुआ तो नहीं है। फिर रेनिरा नेटल्स के बारे में कहती है, वो लड़की वो तो एक कॉमन लड़की थी, नॉर्मल लड़की, लेकिन उसको देखते ही मुझे एक काले जादू की बू आती थी। वह एक लो क्रिएचर है और मेरे प्रिंस डेमन टारगेरियन उसके साथ में कभी नहीं सो सकते। उस लड़की को तो कोई भी देख के भी बता सकता है कि प्रिंस डेमन थे, क्या कोई भी उसके साथ में सोना पसंद नहीं करेगा। मुझे तो लगता है शिप स्टीलर ड्रैगन उसके साथ में बाउंड भी इसी वजह से हो पाया क्योंकि उसने उसके ऊपर काला जादू किया है, और वही चीज़ उसने मेरे प्रिंस डेमन टारगेरियन, वो भी एक ड्रैगन उसके साथ में कर दी। बाकी मेरा प्रिंस कभी भी इससे लो बोर्न लोगों के साथ में नहीं रह सकता। फिर क्वीन रेनिरा राज दरबार के अंदर एक मेस्टर को कमांड करती है, अभी के अभी मेदनपुल एक रेवन भेजो। वो रेवन सिर्फ लॉर्ड मैनफ्रेड मिटून के पास में जाना चाहिए, कोई भी उसको और नहीं देख ले। उनसे कहना कि मौका देखते ही खाना खाते समय या फिर रात को सोते समय उस नेटल्स की गर्दन उड़ा देना, तभी जाकर मेरा प्रिंस डेमन उससे फ्री हो पाएगा। डेमन को बताने की उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके वश में है। क्वीन रेनिरा के साथ में हार्ड ह्यू और उल्फ द वाइट ने जो धोखेबाजी की, वही धोखेबाजी वापस एडम नहीं कर देवे, इसलिए एडम को पकड़ने का आदेश दिया गया। लेकिन गोल्ड क्लॉक का कमांडर लूथर लुजेंट और उसके 20 गोल्ड क्लॉक्स वहाँ पर ड्रैगन पिट के वहाँ पर पहुँचते तो देखते हैं ड्रैगन पिट के गेट्स खुले हुए थे। एडम वलेरियन को पहले ही खबर था ये उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। सी स्मोक उस गेट से बाहर निकल गया और उसके ऊपर एडम वलेरियन बैठा हुआ था। सी स्मोक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, उसके नाक के अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म धुआं निकल रहा था। एडम वलेरियन ने ना इन लोगों से कुछ कहा और ना ही इनके ऊपर अटैक किया, चुपचाप अपना ड्रैगन लेके यहाँ से निकल गया। इस बात से लूथर लुजेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको पता था इसके बारे में सचेत एडम को किसने किया होगा। वो वापस रेड कीप के अंदर आता है और वहाँ पर टावर ऑफ हैंड के वहाँ पर जाता है, जहाँ पर कि हैंड ऑफ द क्वीन कोलिस लुनन का रूम होता है। यहाँ पर आके ये कोलिस लुनन को डांटता है और पूछता है, आप ही थे ना जिसने उसको भागने में मदद की। वो कोलिस लुनन को थोड़ा पीटता भी है और कोलिस लुनन इस चीज़ के लिए मना भी नहीं करता है, वो चुपचाप अपनी सारी गलती मान लेता है। फिर हैंड ऑफ द क्वीन कोलिस लुनन को बेड़ियों में डाल दिया जाता है और उसके बाद में पीट कर उसको जेल के अंदर भेज देते हैं। और इनमें से किसी भी चीज़ के लिए कोलिस लुनन मना नहीं करता है, वो सारी अपनी गलती एक्सेप्ट कर चुका होता है, वो केवल शांत रहता है। अब इस तरह हैंड ऑफ द क्वीन को जेल के अंदर भेज दिया गया, जहाँ पर उसके ऊपर ट्रायल्स चलेंगे और उसके बाद में उसको सज़ा मिलेगी। अब ये बात क्वीन रेनिरा को पता चलती है तो उसका शक मास्टर जेराड्रे के ऊपर भी होता है, क्योंकि सी स्नेक और जेराड्रे यही दोनों वो स्मॉल काउंसिल में बंदे थे जो डिफेंड कर रहे थे नेटल्स और एडम वलेरियन को, और कह रहे थे इनके ऊपर शक नहीं किया जाना चाहिए। जेराड्रे क्वीन रेनिरा से कहता है, मेरा इसमें कोई पार्ट नहीं था, वो सी स्नेक ने अकेले का प्लान था जिसने एडम वलेरियन को यहाँ से भगा दिया, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। रेनिरा मास्टर जेराड्रे को जेल में तो नहीं भेजती है, लेकिन उसको स्मॉल काउंसिल से डिसमिस कर देती है। आज के बाद में वो स्मॉल काउंसिल में ग्रैंड मास्टर नहीं रहा, उसको ड्रैगनस्टोन भेज दिया जाता है। रेनिरा जेराड्रे से कहती है, मैं जानती हूँ तुम कभी भी झूठ नहीं बोलने वाले, लेकिन मैं अपने आसपास में ऐसा कोई भी आदमी नहीं चाहती जिसके ऊपर मैं शक करती हूँ, और तुम पर से भरोसा तो मेरा उसी दिन उठ गया था जिस दिन तुमने उस ब्राउन लड़की नेटल्स की साइड ली थी। अब जो थंबलटोन में हुआ था उसकी कहानियाँ धीरे धीरे पूरे किंग्स लैंडिंग के अंदर फैलने लगी और एक डर का माहौल बनने लगा। सबको पता था नेक्स्ट जगह किंग्स लैंडिंग ही होगी जहाँ पर ड्रैगन से लड़ाएगा और तबाही आएगी, क्योंकि इससे पहले बीटर ब्रिज के साथ में भी यही हुआ था। वहाँ पर ब्लैक्स और ग्रीन्स लड़ाए थे, वो पूरा टाउन जल गया, थंबलटोन का पूरा टाउन जला है, तो अगला टाउन किंग्स लैंडिंग ही है। हजारों लोगों ने ये शहर छोड़ के भागने की कोशिश की, लेकिन वो गेट्स के तक पहुंचते, वहाँ पे गोल्ड क्लॉक उनको मिल जाते और किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाता। अब इस तरह किंग्स लैंडिंग की सारी जनता कैद सी हो गई थी। कई सारे लोगों ने अपने घरों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बनाए थे, यूँ कि जब ड्रैगन्स लड़ाएंगे तब हम इन गड्ढे के अंदर छुप के अपनी जान बचा लेंगे। लेकिन इनको भी पता था आने वाला युद्ध इतना भयंकर होगा कि ये गड्ढे इनको बचा नहीं सकते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए सेप्ट्स के अंदर जाकर प्रेयर करने लगे, तो कई सारे दारू पी के इस टाइम को बिताने लगे, तो कुछ लोगों ने ये मुश्किल घड़ी बिताने के लिए वेश्यालय को चुना।
जैसे ही सांझ होती, किंग्स लैंडिंग का हर एक चौक, हर एक सेप्टा, हर एक ब्रोथल सबके फूल हो जाते थे। सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाते थे और ये सब लोग एक साथ में मिलकर यही डरावनी बातें करते थे कि ड्रैगन से लड़ेगा और हमारी मौत हमारे निकट आ रही है। इसी डर के माहौल के अंदर किंग्स लैंडिंग में एक जगह है जिसका नाम है कोबलर स्क्वायर। वहाँ पर एक नॉर्मल आदमी आता है जो कि थोड़ा भिखारी टाइप दिखता था। उसने पैरों में कुछ पहन नहीं रखा था, उसके हाथ पैरों के ऊपर खरोंचे थी और उसके बाल भी उलझे हुए थे गंदे। उसके पास में खड़े होने से उसमें से बदबू आती थी और उसने गले के अंदर एक कटोरा टांग रखा था, शायद वो कोई भिखारी हो जैसा। उसके कपड़े भी कटे फटे हुए थे। उसने कोबलर स्क्वायर में आकर सबसे पहले आसमान की तरफ देखा और तारों को देखकर कुछ ज्योतिष विद्या से जानने की कोशिश की। अब वो कहाँ से आया है, उसका क्या नाम है, कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बस उसके बोलने का टोन ऐसा था जैसे कोई वो शीपहर्ड हो, यानी कि कोई भेड़ चराने वाला आदमी। वैसे वो जो कोबलर स्क्वायर के वहाँ पर आया था उसके आसपास में भेड़ चराने वाले लोग ही रहते थे, तो पक्का वो यहीं आसपास का था। मशरूम ने अपनी कहानियों में उसके बारे में बताया द डेड शीपहर्ड, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल पीला सा था और जैसे मुर्दा हो वैसे उसके अंदर से बास आती थी, जैसे कि अभी अभी कोई लाश अपनी कब्र से उठ के आ गई हो। अब वो शीपहर्ड कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन उसको देखकर ऐसे बता सकते हैं जो बस उठ के आ गया है, उसके एक हाथ भी नहीं था। उसने यहाँ पर आके सबसे पहले तो तारों में ज्योतिषीय गणना की, उसके बाद में अपना कार्यक्रम चालू किया। वो एक स्पीच दे रहा था जिसका टॉपिक था रेनिरा और इसके डिस्ट्रक्शंस। वो क्वीन के खिलाफ ऐसे चौराहे में बीच में खड़ा होकर स्पीच दे रहा था। उसको किसी बात का डर नहीं था, न गोल्ड क्लॉक्स का, न कोई और सैनिक का। उसका भाषण गुस्से में लेकिन काफ़ी सरल भाषा में था, जिससे कि आम लोग उसको समझ पाए। उसने कहना शुरू किया, ड्रैगन एक अननेचुरल क्रिएचर है। ये ड्रैगन्स पहले 7 हेल्स में रहते थे, नरक में, लेकिन ओल्ड वलेरिया के लोगों ने अपने काले जादू के बदौलत उन ड्रैगन्स को वहाँ से छुड़वाकर कुछ को अपने पास में लेके आ गए। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है ये टारगेरियंस कोई सिविलाइज्ड लोग हैं या फिर इनके पूर्वज ओल्ड वलेरिया वाले? इन्हें रहने, खाने पीने, पवित्र रिश्तों का पालन करना, किसी बात का कोई डर नहीं है। ये लोग बस हमारे सामने दिखावा करते कि ये 7 गॉड्स को मानते हैं, लेकिन इनकी असलियत अपन सब जानते हैं। इनके अंदर भाई और बहन एक साथ में सोते हैं, माँ और बेटा, बाप और बेटियाँ। इन लोगों ने सारे पवित्र रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा रखी है और हमारे सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे ये 7 गॉड्स की पालना करते हो। दरअसल इनकी मेन पावर काला जादू और ये ड्रैगन्स ही है, नरक से लाए गए विशालकाय प्राणी। फिर शीपहर्ड कहता है बिना ड्रैगन्स के ये लोग कुछ भी नहीं है। इन्होंने आज तक जितने भी बैटल्स जीती है वो केवल अपने ड्रैगन्स के दम पे जीती है। फिर भी देखो ये डॉन को नहीं जीत पाए, क्योंकि उन लोगों के पास में उनका भगवान है। इन्होंने ओल्ड गीस के साथ में जो किया वो तो लोग भूल गए। ये टारगेरियंस ड्रैगन वाले लोग कोई अच्छे लोग नहीं हैं। ये काले जादू के थ्रू उन ड्रैगन से जुड़े हुए हैं और भूत पिचाशों को मानते हैं। टारगेरियन डूम ऑफ वलेरिया से बचकर यहाँ पर ड्रैगन स्टोन आ गए, लेकिन भगवान इनको भूला नहीं है। जो डूम ऑफ वलेरिया एसोस के अंदर हुआ था उसी का नेक्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पर होने वाला है। द फॉल्स किंग और होर क्वीन दोनों ही आयरन थ्रोन पर बैठने के लायक नहीं है। फॉल्स किंग यानी कि एगोन टारगेरियन और होर क्वीन यानी कि रेनिरा, ये सब लोग वापस नीचे गिरेंगे और ये ड्रैगन्स हमेशा हमेशा के लिए इस अर्थ से मिटा दिए जाएंगे। 7 गॉड्स किसी को भूलने वाले नहीं है। स्ट्रेंजर आ रहा है। आज जो कोई भी इन लोगों के साथ में खड़ा है वो सब भी मिटा दिए जाएंगे। अगला डूम एसोस के अंदर नहीं, वो किंग्स लैंडिंग के अंदर होगा। और उस आपदा से बचना चाहते हो तो इन ड्रैगन राइडर्स और इनके ड्रैगन्स को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सब खराब और बुरे लोग हैं। अब शीपहर्ड की स्पीच ऐसे गुस्से में थी जो हर कोई आदमी रिलेट कर सकता था। स्टार्टिंग में उसको सुनने वाले केवल 10-12 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो संख्या 100 में चली गई और उसके बाद में तो हज़ारों लोग वहाँ पर आने लग गए। सबको उसकी बातें बिल्कुल सही लग रही थी। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ हो गई। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और जैसे तैसे खड़े होकर उसकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। रात का समय था, ऐसे एक जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो गोल्ड क्लॉक को लगा कोई दंगा वगैरह हो जाएगा, इसलिए 40 गोल्ड क्लॉक के लोग आए और इनको यहाँ से भगाने की कोशिश की। लेकिन भीड़ कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित और गुस्से में थी। उसने उल्टा गोल्ड क्लॉक के लोगों को यहाँ से भगा दिया। अब इधर किंग्स लैंडिंग से 60 लीग दूर, जिसका किंग्स लैंडिंग के लोगों को डर था, थंबलटोन और ग्रीन्स की सेना, यहाँ पर तो एक अलग ही सीन चल रहा था। ऑर्मंड हाईटावर मर चुका था और उसके साथ में ब्रेंडन हाईटावर भी। ब्रेंडन हाईटावर एक अच्छा नाइट और ऑर्मंड का कज़न था, जो कि पूरा योग्य था इस पूरी सेना को संगठित करने और इसको चलाने के लिए। लेकिन उसके मरने के साथ में सेना अब लीडरलेस हो चुकी थी। वैसे तुम्हें अगर याद हो तो ये सेना बहुत ही बड़ी है, लगभग 20,000 लोगों की।
और वैसे सेना को चलाने का दायित्व तो हाई टावर हाउस के पास में था, तो ऑर्मंड के बाद में अगर उसका कोई बेटा होता तो वो इस सेना को कमांड कर सकता था, लेकिन उसके बेटे अभी ओल्ड टाउन के वहाँ पर है, जो कि यहाँ से लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वैसे एलिसेंट का सबसे छोटा वाला लड़का डेरोन द डेरिंग था, लेकिन भले ही इसके पास में टेसेरियन हो और काफ़ी अच्छा खासा लड़ लेवे, लेकिन इसको कमांडिंग करने नहीं आती थी। कभी इसने नेटवर्क किया ही नहीं। हमेशा से ये अपने दोनों बड़े भाइयों एगोन और एमंड उन्हीं की बातें सुनता था और उनकी कमांड्स लेता था, तो नेटवर्क वाली स्किल्स तो इसके अंदर भी नहीं थी। अभी यहाँ पर हाईटावर हाउस का ऑफिशियल एक ही आदमी था, हॉबर्ट हाईटावर। अब ये ओटो का भाई नहीं है, ये कोई और कज़न है ऑर्मंड हाईटावर का। ये लगभग 60 साल का था और इसकी ड्यूटी लगी हुई थी बैगेज ट्रेन के अंदर, यानी कि जो रसद सामग्री ओल्ड टाउन से इनकी सेना के पीछे पीछे चल रही थी उसको लाने ले जाने के काम में लगा हुआ था, यानी कि लड़ने वड़ने में तो इसको भी नहीं ले रखा था। लोग इसके बारे में कहते हैं ये तो कछुए से भी धीरे है, इसलिए इसको बैगेज ट्रेन के काम में डाल दिया। फिलहाल ओल्ड एज और हाईटावर हाउस की वजह से दायित्व तो इसका ही बनता है कि पूरी सेना को कमांड करे, तो डेरोन द डेरिंग इसको रिक्वेस्ट भी करता है, आप इस सेना को कमांड करना शुरू कर दीजिए। अब ये पूरी 20,000 लोगों की सेना है और डिफरेंट लॉर्ड्स यहाँ पर आए, तो यहाँ पर 3 और भी लोग होते जो क्लेम कर रहे होते कि सेनापति तो हमको बनाओ। एक होता है सर अनविन पिक। इसका जो हाउस है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और अगर तुम्हें याद हो तो जब जैक नॉर्थ के अंदर गया था तब वहाँ पर व्हाइट टावर का हाउस था, हाउस मैंड्रे। वो लोग बात नहीं कर रहे थे कि हमारे साथ में गलत हुआ है, वो इन्हीं हाउस वालों ने गलत किया होता है, हाउस पीक ने। तो इस हाउस के सारे पूर्वज और सारे जो भी लोग होते हैं एंसिस्टर्स, वो सारे तगड़े वॉरियर्स होते हैं। और फिलहाल अभी ये जो अनविन पिक जो अपना क्लेम कर रहा है सेनापति बनने का, वो अपने साथ में 100 नाइट्स को लेके आया होता है और 900 मैन एट आर्म्स को। तो इसका क्लेम बस यूँ ही होता है कि मेरे पूर्वज भी काफ़ी अच्छे खासे लड़ाके थे, तो मेरे को मिलना चाहिए सेनापति बनने का कमांड। दूसरा क्लेम करता है जॉन रॉक्स्टन द बोल्ड। वैसे अपन इसको स्टोरी के अंदर पहले भी देख चुके हैं, इसने एक आदमी को मारा था, नाम तो मुझे भी अभी याद नहीं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है और बहुत फ्यूरियस रहता है। इसका नेचर से हर कोई डरता है। इसके पास में एक तलवार है वॉलेरियन स्टील की, ब्लैक कलर की, जिसका नाम है ऑर्फन मेकर, यानी कि ऐसी तलवार जो अनाथ बना देवे। तीसरा क्लेम सेनापति बनने के लिए आता है लॉर्ड ओविन का। अगर तुम्हें याद हो तो ब्लैक्स की सेना में कुछ एक लॉर्ड्स ऐसे भी घुस गए थे, 2 लॉर्ड्स जो ग्रीन्स के थे लेकिन छिप के यहीं पे रहते थंबलटोन के अंदर, और लास्ट में जाके अपना रंग दिखा देते हैं। तो उनमें से एक ये लॉर्ड ओविन होता है जो अपना रंग दिखाकर अंदर से गेट्स खोल देता है। तो ये यहाँ पर कहता है कि सेनापति मुझे बनाओ, अगर मैंने गेट्स नहीं खोले होते तो तुम अंदर भी नहीं आ पाते। अब इन तीनों को सेनापति बनने की होड़ होती है। हॉबर्ट हाईटावर बनना नहीं चाहता है, और वैसे वो स्लो आदमी है, बुढ़ा आदमी। डेरोन द डेरिंग इसके लायक ही नहीं है, तो हाईटावर्स की सेना बिल्कुल फंसी हुई होती है। इन तीनों लोगों ने जो क्लेम्स किए हैं कि हमें सेनापति बना दो, इन लोगों की कुछ ज़्यादा रेपुटेशन होती नहीं है। नॉर्मल जो कॉमन सैनिक होते हैं वो इनको कुछ ज़्यादा मानते नहीं है। जब सेना देखती है कि हमारा कोई लीडर नहीं है, तो फिर लोग इनसे कमांड लेना भी बंद कर देते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने अकॉर्डिंग रहना शुरू कर देते हैं। ये ग्रुप्स दुकानों को लूटते हैं और औरतों का रेप करते हैं वगैरह, सारी चीज़ें अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। इनका किसी लीडर से कोई लेना देना नहीं होता है। कहा जाता है वेस्टरोस के अंदर थंबलटोन ने जो सहा होगा वो किसी टाउन ने नहीं सहा। थंबलटोन का टाउन पूरी तरीके से नहीं जलाया था, बस यहाँ के सैनिकों को मार दिया गया था, ब्लैक्स वालों को भगा दिया था। तो टाउन तो ऐसा कैसा ही था। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ और लोगों ने सोचा होगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तभी सबसे बुरी हालतें होनी इस टाउन की शुरू हुई। बिना किसी कमांडर के ग्रीन्स की सेना का कोई अच्छा आदमी होगा तो भी वो दुष्टों में बदल गया था। सैनिक यहाँ के गलियों में दारू पी के घूमते रहते थे और घर और दुकानों को लूटते थे। जो कोई भी आदमी इनको रोकने की कोशिश करता उसको मार दिया जाता। यहाँ की औरतों को, इवन जो छोटी बच्चियाँ होती है 6-7 साल की, 8-9 साल की, उनको भी नहीं छोड़ा गया। सारी औरतों का रेप कर दिया गया, और वो भी कोई एक बार नहीं, बारंबार। जो पैसे वाले लोग थे, व्यापारी, उनको टॉर्चर किया जाता था और उनसे सच उगलवाते थे कि उनका खजाना कहाँ छिपा रखा है। अब वो सच बताए या झूठ, लेकिन मरना तो व्यापारी को पक्का है ही है। छोटे छोटे बच्चों को माओ से छीन लिए जाते थे और उनकी गर्दन काटकर ये सैनिक अपने बालों के ऊपर लगा देते थे, एक प्राइड के मूवमेंट में। वैसे तो इस आर्मी को कमांड हाईटावर्स कर रहे थे और हाईटावर्स भगवान को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सेप्ट्स की भी कोई इज्जत नहीं गई। जो सेप्टाज होती है, यानी कि पुजारी ने, फीमेल पुजारी ने, उन सब का रेप किया गया, और वो भी लगभग 100 बार। जिस किसी सेप्टा ने यहाँ से भागने की कोशिश की उसको बाज़ारों के अंदर दौड़ाया गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए और बीच बाज़ार में उसका रेप किया गया। इवन जो साइलेंट सिस्टर्स होती है, जिनसे तो कोई बात भी नहीं करता है, उनको भी नहीं छोड़ा गया। मरे हुए सैनिक हो, ब्लैक्स के हो या फिर इनके खुद के हो, किसी को कोई सम्मान नहीं दिया गया।
लोगों और सैनिकों की लाशों को ऐसे गलियों में पड़ा रहने दिया जाता था जिससे कि उनके ऊपर मक्खियाँ भिन बनाती थी और कुत्ते और कोए उनको नोच खाते थे। अब ये सब देख के डेरोन द डेयरिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो हॉबर्ट हाईटावर को बोलता है, आप ही का दायित्व बनता है तो आप इन सब चीज़ों को रोकिए। हॉबर्ट हाईटावर कुछ एक कोशिश भी करता है सबको समझाने की, लेकिन इसकी भी कोई बात मानते नहीं है। सेना पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल थी और अभी इनका कोई लीडर भी नहीं था। अब नॉर्मल सैनिक तो उसकी पालना करेंगे जो इनके लॉर्ड्स कर रहे हैं। इनके लॉर्ड्स भी कोई सही नहीं थे। जॉन रोक्सटन वगैरह ये जो क्लेम कर रहे थे वो लोग भी कोई सही आदमी नहीं थे। वो भी जो इनके मर्जी में आ रहा था वो करे जा रहे थे। दरअसल जॉन रोक्सटन को लेडी सेरिस फुटले, जो कि यहाँ की लेडी होती है हाउस थंबलटोन की, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो उस औरत को ये छीन के लेके आ जाता है, यूँ कि ये मेरा प्राइज़ ऑफ वॉर है। इस चीज़ के ऊपर लॉर्ड ऑफ थंबलटोन बहुत कड़ा विरोध जताते हैं। तो फिर जॉन रोक्सटन अपनी काली तलवार से ऑर्फन मेकर से उनको मार देता है और कहता है, मेरी तलवार केवल बच्चों को ही अनाथ नहीं करती, ये औरतों को भी विधवा कर सकती है। और उसके बाद में लेडी शेरिस फुटली जो रो रही होती है उसका गाउन को फाड़ देता है और उसका रेप कर देता है। एक बार इन सब लोगों की वॉर काउंसिल चल रही होती है तो लॉर्ड पीक और लॉर्ड बाउनी इन दोनों की थोड़ी अनबन हो जाती है। इस पर लॉर्ड पीक अपना डेगर निकालते और लॉर्ड बॉर्नी के आँख में घुसा देते और उसको वहीं का वहीं मार देते। अब ये जो लॉर्ड बॉर्नी होता है ये वो आदमी होता है जिसने साइड चेंज की थी और ब्लैक्स के पास में गया था और उनसे गद्दारी कर दी लास्ट टाइम पे गेट खोले थे। तो लॉर्ड पिक इसके बारे में कहते हैं, इसने एक बार उनके साथ में जाके गद्दारी की तो क्यों नहीं ये अपने साथ में भी कर सकता है। वंस ए टर्न क्लॉक ऑलवेज ए टर्न क्लॉक। डेरोन द डेयरिंग और हॉबर्ट हाईटावर बस दोनों एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते और इतना बड़ा कांड इनके सामने हो जाता है। इनके एक लॉर्ड को ऐसे ही मार दिया जाता है। अब इन सब लोगों के वॉर क्राइम्स तो कुछ भी नहीं थे जब वॉर क्राइम्स की बात उन दोनों गद्दारों की आती है। वो दोनों गद्दार ड्रैगन राइडर्स उल्फ द वाइट और ह्यू हैमर। लोग उल्फ द सोर्ड के बारे में कहते हैं वो हमेशा दारू पीता रहता था और दिन भर बस नशे में रहता था। अब वो एक नाइट बन चुका था और उसके पास में खूब पैसा था, ड्रैगन राइडर था, तो वो डिफरेंट टाइप की दारू पीता था। मशरूम उसके बारे में कहता है वो हर रोज़ लगभग रात को 3 औरतों का रेप करता होगा और जो कोई भी उसको सही से प्लेजर नहीं दे पाए उसको वो अपने ड्रैगन को खिला देता था। रेनिरा ने उसको नाइट बनाया लेकिन इससे उसका मन नहीं भरा। यहाँ पर थंबलटोन में इसने ग्रीन्स की हेल्प की तो डेरोन द डेयरिंग ने इसको लॉर्ड ऑफ ब्रिटेब्रिज बना दिया, लेकिन उससे भी इसका मन नहीं भरा। ये कहता है कि टायरल्स ने किसी की साइड नहीं ली, लॉर्ड ऑफ रिच वही लोग हैं, तो ये वॉर जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं जाके उनको ख़त्म कर दूंगा और वहाँ पर राज करना शुरू करूँगा, पूरा हाई गार्डन मेरा होगा। उल्फ द वाइट इसके वॉर क्राइम्स भी कम पड़ जाते जब बात ह्यू हैमर की हो रही हो। ये एक ब्लैकस्मिथ का लड़का था तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी। कहा जाता है इसके हाथ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि किसी तलवार को ये अपने हाथों के दम पर ही उसको मोड़ देवे। वैसे तो इसको इतना ज़्यादा कुछ लड़ना वड़ना आता नहीं था, कोई अच्छा खासा नाइट नहीं था, लेकिन नॉर्मल सिपाही से अगर इसकी कोई लड़ाई हो जाए तो फिर ये अपने बड़े शरीर और फुली हुई मसलों के बदौलत उसको मसल डालेगा। वैसे इसका फेवरेट वेपन वॉर हैमर होता था। फाइटिंग में अनट्रेंड होने के बावजूद इसके वॉर हैमर से जो हर एक वार आता था वह बहुत ज़्यादा घातक होता था। किसी नॉर्मल आदमी को तो वहीं के वहीं ये मार डाले। इसके अलावा इसके पास में वर्मीथोर था, ओल्ड किंग जेरस का ड्रैगन। वर्मीथोर से बड़ा और ओल्ड ड्रैगन यहाँ पर पूरे वेस्टरोस में केवल एक ही था और वो था वगार। जैसे उल्फ द वाइट को हाई गार्डन लेने की इच्छा थी, वैसे जब इससे पूछा गया तो ये बोला कि जब बनना ही है तो लॉर्ड क्यों बने, किंग बनना चाहिए ना। इसके बारे में एक कहावत उस टाइम पर फेमस हो गई थी, ये जब भी वर्मीथोर के ऊपर बैठता है तब एक नया किंग अराइज होता है। और उसके आसपास के लोगों ने तो इसको किंग ऑफ वेस्टरोस भी कहना शुरू कर दिया। अब उनको कहने के लिए इसने फोर्स किया या फिर लोग इसकी मर्जी से कहते थे, जो कुछ भी हो, लेकिन थंबलटोन के वहाँ पर कुछ दिनों तक इसको किंग कहा जाने लगा, चोरी छिपे। डेरोन के सामने तो ऐसा कोई नहीं कहता था, लेकिन इसके जो चाटुकार होते थे वो इसके आसपास हमेशा इसको किंग कहते थे। लेकिन जो कुछ भी हो, ये दोनों गद्दार ड्रैगन राइडर्स प्रिंस डेरोन की हेल्प करने की कोई ज़्यादा जल्दी में नहीं थे। इनको किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक करने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिलहाल ग्रीन्स के पास में भी यहाँ पर थंबलटोन में 3 ड्रैगन्स है और ब्लैक्स के पास में भी 3 है। ब्लैक्स के पास में 3, एक सीस्मोक हो गया, दूसरा साइरेक्स हो गया और तीसरा जोफ्री का टेरेक्सेस। ब्लैक्स के पास में 5 भी हो सकते हैं ड्रैगन, अगर नेटल्स और डेमन टारगेरियन वापस आ जाए तो। अब इन ग्रीन की आर्मी की वॉर काउंसिल चल रही होती है तो लॉर्ड अनविन पिक इनको आइडिया देते हैं कि हमें लॉर्ड बोरस बेराथिन को बुलाना चाहिए, आखिर वो भी तो ग्रीन्स की साइड है, कब जाकर लड़ेगा, सब कुछ तो ख़त्म होने आ गया है। एक बार अगर उसकी सेना आ जाए तो हमारी सेना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सर हॉबर्ट हाईटावर ये बोलते हमें वापस रिच की साइड जाना चाहिए,
हमारे रसद सामग्री की कमी हो रही है और धीरे धीरे हमारे पास में खाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा क्रिस्टन कोल के साथ में हुआ था, कहीं वो हमारे साथ ना हो जाए। सबको अलग अलग चीज़ों की चिंता थी, लेकिन कोई भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था कि इनकी सेना दिन ब दिन कम होती जा रही है। हुआ यूँ कि सारे लोग थे लीडरलेस थे, तो सारे सैनिक ऐसे आवारागर्दी करते हुए थंबलटोन में घूमते रहते थे। बहुत सारी लूट कर दी थी और लोगों को ज़्यादा लड़ने की कोई इच्छा भी नहीं थी। अब नॉर्मल सैनिक को किंग्स के क्या लेना देना, वो सब वॉर के अंदर आए थे और उनका वॉर लड़ने का अब धीरे धीरे उत्साह कम हो गया था। उन्होंने यहाँ पर दुकानें, व्यापारियों को लूटपाट करके जितना भी गोल्ड वगैरह इकट्ठा किया था, बेशकीमती चीज़ें, वो सारी लेके धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना होने शुरू हो गए थे। दिन ब दिन इनकी सेना कम होती जा रही थी, लेकिन कोई भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा नहीं था। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि नेटल्स को रेनिरा ने मरवाने का ऑर्डर दिया है, तो उसका क्या होगा, और डेमन और एमंड की फ़ाइट अगले वीडियो में हो जाएगी। अब तुम यूँ मत सोचना कि 99% बुक में कवर हो गया है, अभी तो बहुत स्टोरी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक तुम रेंस ऑफ कास्टमर देख सकते हो। धन्यवाद।